वेलकम बैक टू सब सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे नाज़रीन कोरोना वायरस की, जिसके वार मुल्क भर में जारी हैं और हुकूमत आलमी वबा के खात्मे के लिए भरपूर इक़दाम करी, जिसमें वैक्सीनेशन और SOPs जैसे इक़दाम भी शामिल हैं। और महकमा दाखिला सिंध ने एक बार फिर कराची और हैदराबाद में मार्केट्स के औकात कार में तब्दीली कर दी है। नया मुरासला कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। बिल्कुल, और महकमा दाखिला सिंध ने यह भी कहा है कि मार्केट्स में शॉपिंग मॉल्स दुकानों पर SOPs का जायज़ा लेने के लिए टीम्स जो हैं वो विजिट करेंगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पेशावर की बस जो है BRT, उसमें सफ़र के लिए अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दिया गया और BRT में 20 सितंबर के बाद सफ़र को कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मशरूत कर दिया गया। और दूसरी जानिब अगर बात करें कोरोना की नई किस्म म्यू की बात हो रही है, एंटीबॉडीज़ के खिलाफ ज़्यादा मुज़ाहमत करने वाली करार दे दी गई और आलमी इदारा सेहत की नई तहकीक के मुताबिक कोरोना की किस्म जो म्यू है एंटीबॉडीज़ के खिलाफ दीगर तमाम इकसाम बशमूल अगर हम बीटा की बात करें उससे ज़्यादा मुज़ाहमत कर रही है। अच्छा हमजा, तहकीक में ये बात भी दरियाफ्त किया गया है कि जो म्यू किस्म है वो कुदरती बीमारी से पैदा होने वाली एंटीबॉडीज़ के खिलाफ दीगर इकसाम के मुकाबले में 12 गुना ज़्यादा मज़ाहमत करती है। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं, माहिरान लेंगे। डॉक्टर इमरान शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमरीका से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये जो नई किस्म है, नए वेरिएंट्स तो आते जा रहे हैं, अब म्यू का जिक्र हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। जी हाँ, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन इन पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग इन US। तो जो हमारे पास इस वक्त वेरिएंट आ चुके हैं उसमें हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा एंड नाउ म्यू वेरिएंट। तो होता यह है कि जब आप इन्फेक्शन होता है आपको, और अगर इन्फेक्शस लोड आपकी जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त म्यूटेशन शुरू होती है। और जो म्यूटेशन, जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एक साथ मिलती है तो उसको हम सुपर म्यूटेंट कहते हैं। तो ये कुछ इनकी जो जेनेटिक कोड है उसमें तब्दीली आई है, इस वजह से कि आप देखें ये पहली दफ़ा कोलंबिया में मिला ये वायरस। अब तो 40 के करीब ममालिक में मिल चुका है और तकरीबन 49 स्टेट्स अमेरिका में ये मिल चुका है। और इस वजह से ये जो है इसको आप कह लें कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है, जिसको आप कह लें कंटेजियस। और दूसरा ये कि इसको ये भी लेबॉर्ट्री के अंदर हमारे पास कुछ डेटा मिला है, वो ये कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा है और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है उसको भी इवेट कर जाता है, यानी कि आपको इतना ज़्यादा इस वायरस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। ये लैब में देखने को मिला है। तो ये दो जो खास चीज़ें इस वायरस की इस वक्त तक हमें पता चली हैं और ये काफ़ी दूर तक फैल चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह सब ये म्यू की बात हो रही है, इस तरह के बहुत सारे और भी वेरिएंट्स इस तरह आ रहे हैं, कोरोना के जो नए वेरिएंट्स इनका सिलसिला कब तक जारी रहेगा आने का? और दूसरा ये भी बताइएगा जो मौजूदा वैक्सीन हैं वो क्या हर किस्म के वेरिएंट से लड़ने में मददगार साबित हो सकती है? जिससे आप म्यू की बात कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी उसी तरह से काफ़ी ज़्यादा से डैमेज कर रही है, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में वैक्सीन को भी अपग्रेड किया जाएगा? जी, आपने बहुत अच्छे सवाल किए, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जहाँ तक नए वेरिएंट बनने का ताल्लुक है तो वो अब तो बनते रहेंगे, क्योंकि इस वजह से प्रॉब्लम ये है कि जो मेजर वैक्सीनेशन है वो तो यूरोप में है, US में है, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ पर वैक्सीन की इतनी एम्पल सप्लाई नहीं है और अवेलेबिलिटी अभी भी जो है वो लैगिंग है। तो जब पॉपुलेशन को अगर आप वैक्सीन नहीं देंगे और वहाँ पे वायरस लोगों को इन्फेक्ट करता रहेगा और वायरस लोड लोगों में बढ़ता रहेगा तो नए म्यूटेंट बढ़ते रहेंगे। तो अगर ये हम वेस्टर्न कंट्रीज को हमने वैक्सीनेट कर भी दिया और अगर हमने पूरी दुनिया को वैक्सीनेट नहीं किया, जिसको कहते हैं 70 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन, और हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिली, तो ये म्यूटेशन होती रहेगी और नए और ज़्यादा खतरनाक वायरसेस आते रहेंगे हमारे सामने। जैसे डेल्टा है, डेल्टा प्लस है, अभी वायरस आया है, तो अब who knows के what will be next। तो ये तो एक आपका जो पहला सवाल आपने किया। तो दूसरा जो आपका सवाल था वो आप किस चीज़ से आप पूछना चाह रहे थे? वो ये मैं पूछ रही थी कि जो अभी हमारे पास वैक्सीन मौजूद हैं, क्या वो जो नए वेरिएंट्स आते हैं उनसे लड़ने में मददगार साबित हो सकती हैं, या फिर जो नए वेरिएंट्स आएंगे उनके हवाले से जो वैक्सीन हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा? देखें, जब जो हमारे पास इस वक्त तक इंफॉर्मेशन है, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, डेल्टा, डेल्टा प्लस और इवन म्यू वैक्सीन जो है उनके खिलाफ इफेक्टिव है, लेकिन विद टाइम उनका इफेक्ट जो है वो कम होता जा रहा है डेल्टा और डेल्टा प्लस के खिलाफ। और जहाँ तक आगे का ताल्लुक है, अगले 6 से 12 महीने नए वेरिएंट अगर आएंगे
तो हो सकता है कि ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव ना हो, तो हमें इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो एक अच्छी चीज़ है मॉडर्ना फाइजर के बारे में कि ये दोनों वैक्सीन जो है लैब में बनी हैं और इसके अंदर जो मैसेंजर आरएनए हमने यूज़ किया है हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं और हम मॉडिफाई करके नए वेरिएंट के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ बूस्टर डोज का जिक्र हो रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो आपको बूस्टर डोज की जानिब आ जाना चाहिए, लेकिन WHO की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे, जब तक हम पूरी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक एक भी डोज नहीं लग सकी बड़ी तादाद में लोगों को, उनको भी अगर हम इससे सेफ नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सिक्योर फील नहीं करवा सकेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये इस तरह की एग्ज़ाम या वेरिएंट्स हमारे सामने आते रहेंगे तो बूस्टर डोज का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहेगा कि जैसे उसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी, कुछ बेहतर वैक्सीन या अपग्रेडेड वैक्सीन होगी तो फिर कह दिया जाएगा आप बूस्टर डोज दोबारा से लगा दीजिए? देखें, बूस्टर डोज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है क्योंकि दुनिया में जैसे आपने कहा कुछ मुल्कों में तो वैक्सीन बिल्कुल थोड़ी लगी है या लगी ही नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ आप चले जाएं तो वहाँ पे तो अंडर 2 to 3% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा है। तो अब जहाँ तक आगे इस वैक्सीन की एफिकेसी का ताल्लुक है इन वेरिएंट के खिलाफ तो वो ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा। जहाँ तक बूस्टर का ताल्लुक है, अगर हमारे पास इनफ सप्लाई है तो मैं तो ये कहूँगा कि दुनिया में तमाम ममालिक में बूस्टर लगवानी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो जिन ममालिक में अगर बूस्टर अवेलेबल है तो एटलीस्ट उनको यूटिलाइज करें और उस एरिया को तो आप सिक्योर करें। लेकिन ये कि उसमें जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है कि सख्त क्वारंटीन है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया से निकल गए तो आप वापस नहीं आ सकते जी। और तो इसी तरह से अगर आप किसी रीजन में होंगे और वहाँ पे वैक्सीनेशन और बूस्टर सब लगे हुए हैं और केसेस कम है तो यू हैव टू स्टे इन द रीजन व्हाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गेट वैक्सीनेटेड। तो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारे पास बूस्टर जिन ममालिक में अवेलेबल हैं हमें वहाँ पे यूटिलाइज करनी चाहिए, वहाँ पे लगवानी चाहिए। और हमें अपनी जो प्रोडक्शन है अफ्रीका में, एशिया में, मिडल ईस्ट में, तमाम ममालिक में हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, फाइजर की, मॉडर्ना की, स्पुतनिक वी की, साइनोफार्म, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है एंड जस्ट कीप वैक्सीनेटिंग पीपल। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें अमेरिका के हवाले से बताइएगा कि बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीनेट किया भी गया और फिर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब देख रहे होते हैं कि जब वैक्सीनेशन हो रही है, लोग इसका ड्राइव का हिस्सा बन रहे हैं, ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, फुली वैक्सीनेट भी हो रहे हैं, उसके बाद जो केसेस सामने आ रहे हैं, जो लोग वैक्सीन लगवा भी चुके हैं, उन केसेस में और जिन लोगों ने ख़ुद को वैक्सीनेट नहीं करवाया और वो कोरोना में मुब्तला हो गए हैं, बुनियादी फ़र्क आप लोग क्या देखते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। आई थिंक ये हमारे जो नाज़रीन हैं उनकी अवेयरनेस के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग अमेरिका में वैक्सीनेट हुए हैं, एक तो वो बहुत प्रोटेक्टेड है, मीन्स 90+ उनकी प्रोटेक्शन है। और अगर उनको इन्फेक्शन होती भी है तो ये माइल्ड होती है इन्फेक्शन, जैसे आपको समझने कोल्ड हो गया तो उसमें रनिंग नोज, बॉडी एक, कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा। मीन्स मोस्ट जो पेशेंट है जिनको वैक्सीन लगा हुआ है, अगर उनको कोविड जिसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अगर होता भी है तो वो घर पर ही ट्रीट होते हैं, हॉस्पिटल में बहुत रेयरली एडमिट होते हैं। अगर हो भी जाते हैं तो दे गेट डिस्चार्ज। द मोर्टेलिटी जो है कि कॉज ऑफ डेथ बहुत कम है। लेकिन जो अनवैक्सीनेटेड है, अब तो इस पेंडेमिक का नाम भी हमने इस तरह कर दिया है, पेंडेमिक ऑफ द अनवैक्सीनेटेड। तो जो हमारे पास हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिशन है, या मैं आपको एग्जांपल दूं कैलिफोर्निया की, जो केसेस हैं मोस्टली अनवैक्सीनेटेड है, आई वुड से 95% एंड अबव। और जो ICU हमारे हैं वो मोस्टली फुल है, वो भी जो है अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में है। ये वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन कि डाउन द रोड हमें हर साल इसका बूस्टर लगवाना पड़ेगा और पूरी दुनिया को वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन पूरी दुनिया को वैक्सीनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और बात ये कि जो नए वेरिएंट्स आते हैं उन पर चेक रखने के लिए माहिरीन सेहत क्या तजावीज़ दे रहे हैं? जी, जो नए वेरिएंट आ रहे हैं अब उसके लिए तो अब एक ही तरीका है, एक तो वैक्सीनेशन, दूसरा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइडिंग लार्जर गैदरिंग। जब तक हम अब ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी रीच नहीं कर लेते, जो कि ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की
उनको वैक्सीनेट हमें करना है। तो वो जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो हमें फॉलो करने हैं अंटिल हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर लें। और आपको पता है कि पेंडेमिक जो है अभी ये साल तो निकल गया, नेक्स्ट ईयर जो है 2024 तक तो हम इजीली कहीं नहीं गए, ये पेंडेमिक हमारे साथ रहेगा। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, हमें इस तरह जिंदगी गुजारनी होगी कि कोविड, हमें हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कोविड हमारे साथ है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, अमेरिका से आपने हमें ज्वाइन किया था और वहाँ की सूरत हाल के बारे में भी बता रहे थे। तो हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, चाहे आप अमेरिका की बात कर रहे हो, चाहे आप बरतानिया की बात कर रहे हो, अफ्रीका की बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, भारत की बात कर रहे हो, भर में कहीं किसी भी मुल्क कोने का नाम ले लें, वहाँ पर बात कर रहे हो तो एक ही हल है और वो है कि खुद को वैक्सीनेट करवाएं और उसके बाद भी आपने एसओपीज़ का ख्याल रखना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। जिस तरह से हमजा डॉक्टर साहब ने कहा कि 2024 तक सिचुएशन जो वो ऐसी रहेगी और हमें जो है हमारा कोरोना जो हमारे साथ रहेगा, तो हमारा लाइफस्टाइल जो है हमें उसको चेंज करना होगा। यानी कि प्रैक्टिस को आप इसका अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, इस प्रैक्टिस को कि आपने मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तभी हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और कुछ मौसम की बात करेंगे। कराची के मौसम की बात कर लेते हैं। ख़ासतौर पे महकमा मौसमियात ने कराची में गर्मी में इजाफे की पेशगोई की थी, गुज़श्ता रोज़ हमने आपके साथ शेयर भी किया था। और मौसम का हाल बताने वाले कह रहे हैं कि शहर में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और इस दौरान समुद्री हवाएं बिल्कुल मुअत्तल रहने का इम्कान। और अच्छा, आज से कहा जा रहा है कि 16 सितंबर तक शहर में पारा जो है वो 40 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम 2 रोज़ के बाद दोबारा करवट बदलेगा और 16 सितंबर की शाम से शहर में नया जो सिस्टम है मानसून का, वो कह रहे हैं कि वो दाखिल होगा और फिर मौसम जो है कराची का बेहतर वो दस्तक दे रहा होगा। लेकिन अभी ये जो दिन है, 2-3 दिन है, ये बड़े ही गर्म गुजरने वाले हैं और गर्मी की जो नई लहर है वो आज से दाखिल हो रही है। तो आप लोगों ने बाहर निकलते हुए ख्याल रखना है और ख़ास तौर पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप गैर ज़रूरी तो ज़रूरत ही नहीं है ना बाहर निकलने की, जैसे हालात हैं उसमें तो अब हमें वैसे ही मौसम जैसा भी हो ये सीख लेना चाहिए कि कोरोना के दिनों में गैर ज़रूरी तो हमें नकलो हरकत हमारी होनी ही नहीं चाहिए। बाकी मौसम गर्म होगा तो उसके बाद कोई नहीं, 2-3 दिनों के बाद मौसम अच्छा भी होने जा रहा है, अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन इन 2-3 दिनों में बस एहतियात कर लें, जो बाहर निकल रहे हैं अपने ज़रूरी कामों की वजह से भी पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करना चाहिए इस तरह के मौसम में, क्योंकि गर्मी में आपका जो पसीना आता है तो उस वजह से आपको जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। तो फिर आप लोग जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे कि आज के दौर की बात कर ली जाए तो डिजिटल खदमात और स्मार्ट टेक्नोलॉजी, मतलब हर शख्स को जो है ना यकसा रसाई की ज़रूरत है ताकि वो पूरी तरह दुनिया के साथ जुड़ा रह सके, जो कि ग्लोबलाइजेशन के नए दौर में दाखिल होने के लिए तैयार है। और ऐसे में टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ जो हैं लोगों को जोड़ने और लाखों अफराद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, हालिया दहाइयों की अगर बात करें तो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ने ज़बरदस्त तकनीकी तरक्की की है। नकलो हरकत, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट खदमात की सलाहियत और कवरेज की अगर बात करें तो तोसी उसमें भी हुई है। और कोविड बहरान के दौरान ख़ास तौर पर टेली कम्युनिकेशन खदमात की अहमियत जो है वो ख़ास तौर पर उजागर हुई है। और टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने दूर दराज तक के जो इलाके हैं उधर भी उन्होंने काम किया, उधर भी उनको भी ये जो सहूलियात मुयसर हुई हैं, फिर तो लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा फिर इसके ऊपर काम किया और सीखने की जो अहमियत है उसको भी ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग राब्ते में आते हैं ना, लोगों को राब्ते में रखने में इसमें मदद भी दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें, टेलीमेडिसिन की बात करें और ई लर्निंग की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, उसका जो बढ़ता हुआ रुझान है, एक आम सारिफ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेली कम्युनिकेशन की बढ़ती हुई अहमियत के ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें सबूत नज़र आ रही हैं और फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना भी ज़रूरी है। अब हम 5G टेक्नोलॉजी की बातें सुनते हैं और फिर हम देखते हैं कि हर शख्स के पास अगर इंटरनेट आज के दौर में होगा और टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज उसके पास मौजूद होंगी तो तभी वो इससे इस्तेफादा कर सकेगा। बिल्कुल ऐसी। और टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की डिजिटल तब्दीली में कारोबारी तरक्की को फ़रोग देने, मार्केट में मुसाबकती फ़ायदा हासिल करने और कस्टमर के वसी तजर्बे को यकीनी बनाने के लिए भी जदीद तरीन तकनीकी जो मसाइल हैं उनका हल पेश करना शामिल है। और अब पूरी दुनिया वैसे ही अगर हम साथ इसके जोड़ लें, डिजिटलाइजेशन को उस तरफ बढ़ रही है, घर बैठे आपके मसाइल हल हो रहे हैं, आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। इस हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब की भी कुछ हिदायत हैं कि काम होना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स थे उनको बारहा ऑनलाइन चीज़ें जो है वो कर दी गई हैं ताकि जो लोग हैं वो उसकी जो सहूलत है वो उससे इस्तेफादा घर बैठे जो है वो हासिल कर सकें चीज़ों के। तो बात कर लेते हैं इसके ऊपर। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर कोर्स पर IIT एंड टेली कम्युनिकेशन सैयद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अहमद साहब, आज के दौर की हम बात कर लें, IT सेक्टर और टेली कम्युनिकेशन हो, इनका जो किरदार है वो बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्या इक़दामात उसी तरह से हो रहे हैं जिस तरह से इनका किरदार बढ़ा है? और हमने पिछले 1.5-2 साल के अंदर कोरोना के अंदर
ख़ास तौर में देखा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई है, तो हमने कितनी जल्दी से इसके अंदर ख़ुद को काम करने के लिए मुतवज्जे किया, और ख़ास तौर पर 5G नेटवर्क की बात हो रही है, पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो कनेक्टिविटी है वो एक वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ जो हमारे डिजिटलाइजेशन है, या मुल्क में अगर हमने तरक्की करनी है तो उसमें कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल है। और कनेक्टिविटी के अंदर जो हमारे मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी है, वो मेजॉरिटी हमारी जो मैसेज है आवाम है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट तक कनेक्ट होते हैं और अपना फिर वो तालीम या बिजनेस या जो भी उनके काम है वो कर पाते हैं। ठीक है। सो उसके अंदर हमारी मुल्क में पीछे भी काफ़ी तरक्की हुई, कुछ प्रोग्रेसिव मामला थे, मगर काफ़ी चीज़ों में हमारे मुल्क में बहुत चैलेंजेस थे। फॉर एग्जांपल, हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा चैलेंज क्वालिटी ऑफ सर्विस का, कि आप ये मोबाइल फ़ोन चलाते हैं मगर ज़रा सा शहर से बाहर चले जाएं, सिग्नल्स के मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, या फिर इवन शहरों के अंदर भी कई चीज़ें आपको अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो उसके लिए एक तो राइट ऑफ वे पॉलिसी की बहुत ज़रूरत थी, जिसके अंदर आपकी जो जितने टावर्स होते हैं सेल फोन के, वो आपस में फाइबर ऑप्टिक के जरिए कनेक्ट हो सके, और ताकि ये ज़्यादा इनके अंदर बैंडविड्थ और इनका पोटेंशियल बढ़े। सही है। उसके हमारे कोई पॉलिसी नहीं थी, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से राइट ऑफ वे पॉलिसी पहली दफ़ा एक लेके आई गई। इसी तरह स्पेक्ट्रम के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी दी गई और टैक्सेस को रैशनलाइज किया गया। अब उसको 5G के स्पेक्ट्रम जो के ऊपर जा रहा है ऑप्शन के ऊपर, और उसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं अभी, मगर उसके अलावा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत इस तरह किया गया ताकि मोबाइल फ़ोन सस्ते हों और स्मार्टफोन आम आदमी के हाथ में पहुंच सके। तो आई थिंक काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव पॉलिसीज की तरफ गवर्नमेंट जा रही है तेजी से, और कुछ चैलेंजेस हैं, मगर इंशाल्लाह अब बड़ी जल्दी आपको इसमें चैलेंजिंग्स तो मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बात करें सैयद अहमद साहब दुनिया की, तो दुनिया जो है इस वक्त ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। पाकिस्तान की बात करें तो आप समझते हैं कि ई कॉमर्स की जो तरवीज है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, और इसमें मजीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है? ई कॉमर्स में पाकिस्तान की अंदर काफ़ी स्लो ग्रोथ थी, मगर रिसेंटली पिछले 1 साल में ई कॉमर्स पॉलिसी जब से मंजूर की गई है, तो पहले ये होता था कि सिर्फ कंटेनर्स के जरिए जो बड़े एक्सपोर्टर्स थे या बड़े ताजिर थे वो अपना सामान बेच सकते थे, मगर अमेज़न जैसी वेबसाइट्स पे तो एक पैकेज एक घर बैठी औरत कोई किसी गांव के अंदर वो भी अब इस काबिल हो जाएगी कि वो अपना छोटी शिपमेंट्स जो हैं पैकेजेस के लेवल पे भी जहाँ से बाहर एक्सपोर्ट की जा सकें। और अमेज़न जैसी कंपनीज ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया अपनी वेबसाइट पे, और पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं उन्हें अब पूरे मुल्क की दुनिया की रसाई होगी अमेज़न के थ्रू। तो अब ये चीज़ें मार्केट खुलती जा रही है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग अपनी जो आम आवाम है, SMEs हैं, छोटे ताजिर हैं, उनको हम इसके ऊपर एजुकेट करें कि पूरी दुनिया के अंदर वो मार्केट्स को एक्सपोर्ट करें। मगर डेफिनेटली अब ई कॉमर्स के लिए रास्ते खुल गए मुल्क के अंदर। कोविड की वजह से ई कॉमर्स बहुत तेजी से बढ़ी है, और इस वक्त आप रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हो रही है ई कॉमर्स स्टार्टअप्स के अंदर भी, और इवन सप्लाई चेन के अंदर, और साथ में जो ई कॉमर्स पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, ठीक है। सैयद अहमद साहब ये भी बता दीजिएगा, एक तो हमें फ़ायदा टेक्नोलॉजी का ये भी होता है, ख़ासतौर पे आम आदमी की बात करें तो उसका वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है, और सरकारी इदारों को बात की जा रही थी कि डिजिटलाइजेशन की जानिब हम लेके जा रहे हैं ताकि आवाम का वक्त भी बच सके। उधर जाना पड़ता है, जब रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं होता तो वहाँ पर इजाफी ख़र्चा भी होता है, किसी से अपना जायज़ काम करवाने के लिए भी। ये सारे फैक्टर्स थे जब ये बातें की जा रही थी। अभी तक सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन का अमल कहाँ तक पहुँच चुका है कि आम आदमी उससे फ़ायदा उठा सके? ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, और अगर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी और ये गवर्नमेंट के अंदर करप्शन और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, बेहतर करना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली सोल्यूशन। उसके हवाले से सिस्टमिक इश्यूज हैं बहुत सारे। स्पेशली एक बड़ा मसला ये था कि हमारे पूरी गवर्नमेंट के अंदर कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इदारों को ये कंसर्न था कि हम सारा कुछ जब ऑनलाइन लेके जाएंगे
तो वो चीज़ें हैक भी हो जाएंगी और डेटा भी सिक्योर नहीं होगा आवाम का। उसके लिए एक तो आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत मेजर इकदाम कर चुके हैं और वो साइबर सिक्योरिटी की भी पॉलिसी आ चुकी है। उसके साथ ई ऑफिस यानी कि गवर्नमेंट को पेपरलेस करने का एक प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर गवर्नमेंट 300 मिलियन से ज़्यादा एलोकेशन की सारे 7 फेडरल इदारों में कंप्यूटर पहुँचाए जाए, उनके इंटरनेट, उनको जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए इस काम के लिए। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी उन लोगों को, सारे इदारों को ये हिदायत दी कि सारे ऑफिसेज पेपरलेस होने चाहिए। कुछ इदारों में वो पेपरलेस का अमल आगे जा चुका है, कुछ में अभी ऑनगोइंग है, मगर ई ऑफिस और फिर कुछ और चीज़ें ऐसी की गई हैं। सर, आपने साइबर सिक्योरिटी का जिक्र किया है, ज़रा ये भी बता दीजिएगा, जैसे ही आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की FBI मेरे ज़हन में आ गया था, उस हवाले से बता दीजिएगा थोड़ा सा। जी, FBI को पहले भी काफ़ी अटैक्स का सामना रहा। 14 अगस्त पे ये नॉर्मली होता है कि 14 और 15 अगस्त पे इंडियन कंपनियां हैकर्स पाकिस्तान को टारगेट करती हैं और पाकिस्तानी इंडियंस को करते हैं। तो मगर डेफिनेटली ये इस बात की कोई ये नहीं होना चाहिए था। नहीं हो सकती। हमारी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि हम लोग इन अटैक्स को डील कर सकें। उस हवाले से जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी से अब वो इदारे बनेंगे जिनको हम सर्ट कहते हैं, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स, जो फिर जब ये चीजें आएंगी तो वो उनका मुकाबला करेंगे। इस वक्त हमारे पास पूरे मुल्क में एक भी सर्ट नहीं था, जिसकी वजह से हमारे इन अदारों के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी सिक्योरिटी की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। तो अब इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड ये काम बड़ी तेजी से आगे जा रहा है और आपको एक साल में मुल्क की कम से कम साइबर सिक्योरिटी और ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, इनमें आपको सिक्योरिटी बहुत बेहतर नजर आएगी। अच्छा सैयद अहमद साहब, CPEC की बात करते हैं। CPEC में IT का आप समझते हैं कितना अहम किरदार है और पाकिस्तान क्या CPEC से जरिए अपनी IT एक्सपोर्ट में भी इजाफा कर सकता है? जी, CPEC का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चाइना इस वक्त दुनिया में 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, AI का, इन चीज़ों का लीडर है और CPEC में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया लेटली, जिसमें जो ICT के ऊपर फोकस्ड होगा और उसमें ना सिर्फ CPEC के जरिए फाइबर ऑप्टिक और पूरा वो बैकबोन इंटरनेट का चाइना से लाया जा रहा है, ताकि जब ये अगर इंडिया या सी के थ्रू अगर केबल कट भी जाए तो हमारे पास बैकअप्स हों मुल्क में। मगर चाइनीज कंपनीज को ये इनकरेज किया जा रहा है कि वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जोन्स CPEC के ऊपर खुलें, जिसमें चाइनीज और पाकिस्तानी कंपनियां मिलके, पाकिस्तानी कंपनीज की स्ट्रेंथ सॉफ्टवेयर में है, IT में। और बिल्कुल ठीक है सैयद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले से आप बात कर रहे थे, हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।